अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काहिरा में सिपाही लोगों के बीच में से मैला को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। लोग उसे बुरा भला कहते हुए पत्थर मार रहे होते हैं कि इसी लम्हे वजीर सलाहुद्दीन अय्यूबी वहां पर पहुंचते हैं और लोगों को रोक देते हैं। दूसरी जानब शाम में हम देखते हैं कि उमर मुल्ला सुल्तान से कह रहे होते हैं, लगता है यारुकी की लालच उसके होशो हवास पर छाई हुई है, तो इसलिए वो नहीं जानता कि उसकी लापरवाही पर मबनी हरकतों की वजह से इत्तेहाद को तोड़ा है। तो सुल्तान कहते हैं सलाहुद्दीन के खिलाफ उसकी नफरत और गुस्से की कोई वजाहत नहीं है, मैंने उसे अपने हाथों से बड़ा किया है, हर हाल पर सलाहुद्दीन पर मेरा पूरा भरोसा है। तो मियादोद कहता है सुल्तान ने मुअज्जम ऐसा ही है, लेकिन आप जो एतमाद सलाहुद्दीन के लिए दिखाते हैं वो यारोकी भी चाहता है। सलाहुद्दीन के लिए दिखाई जाने वाली आपकी मोहब्बत यारोकी के लिए बहुत भारी है। तो सुल्तान कहते हैं मुझे किसी मुनासिब वक्त में दोनों से बात करके इस मसले को हल करना होगा, पहले सलाहुद्दीन पकड़ी गई मैला को मेरे पास भेज दे। दूसरी जानब काहिरा में वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मैला को मिस्र से जलावतन किया जाएगा, लेकिन इस तरह लोगों के सामने नुमाइश नहीं की जाएगी। मुझे मिस्र के वजीर के तौर पर यह मंजूर नहीं है। ये औरत मिस्र से बाहिफाजत बाहर जाएगी, आप लोगों को मुंतशर करें। ये सुनते साथ ही सिपाही आगे बढ़ते हैं और सबको वहां से भेज देते हैं। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी उर्फा और बोजोक से कहते हैं जब तक मैला मिस्र की सरजमीनों से निकल नहीं जाती तुम लोग इसकी रहनुमाई करोगे। जबकि दूर खड़ी शमसा गुस्से से कहती है तुम्हें तो इसे महल तक छोड़कर आना चाहिए। और फिर मैला सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं क्या कर रहा हूँ। तो मैला पूछती है मुझे क्यों बचा रहे हो। तो जवाब में वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मैं खसूसी तौर पर तुम्हारी हिफाजत नहीं कर रहा, किसी भी खातून के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। यह सुनकर मैला कहती है काश कोई ऐसा होता जिसने मेरी खाला के लिए भी ऐसा कहा हो। यह सुनकर वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं मैं समझा नहीं। तो मैला कहती है मैं जिस आदमी को यहाँ पर मारने आई थी वो मुझे मेरी जिंदगी लौटा रहा है, खुदावंद के पुर असरार मंसूबे। इसके साथ ही उर्फा और बोजोक उसके साथ चल पड़ते हैं, जबकि कारतगन पीछे से राइया राइया करता ही रह जाता है। और फिर वजीर सलाहुद्दीन जैसे ही शमसा की जानब बढ़ने लगते हैं तो शमसा वहां से गुस्से से रवाना हो जाती है। दूसरी जानब एबलन में हम देखते हैं कि लोहार तलवारें बना रहा होता है कि इसी लम्हे मार्कोस चोगा पहने बालन के साथ वहां पर आता है और लोहार से कहता है काम में आसानी हो लियोन। तो जवाबन लियोन कहता है बूढ़े बहुत दिनों से आसपास नजर नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि तुम बालन नामी बुजदल की पैरवी कर रहे हो। यह सुनकर बालन आगे बढ़कर अपना चेहरा अयां कर देता है और कहता है तुम सच कह रहे हो। ये कहते साथ ही बालन तलवार पर जरब लगाता है और मजीद कहता है तुमने बरसों तक मेरे खानदान के लिए बेहतरीन तलवार बनाई है लियोन। तो लियोन कहता है ये सच है, क्योंकि तुम्हारे भाई और बाबा दोनों बहादुर कौन थे जो बेहतरीन तलवारों के मुस्तहिक थे। ये सुनकर बालन कहता है और मैं बुजदल कौन हूँ है, क्या तुमने थोड़ी देर पहले मार्कोस को नहीं कहा। तो लियोन कहता है बुजदल बालन तुम एबलन के मुश्किल तरीन औकात में गायब हो गए, अब तुम बेचारगी की हालत में बादशाही मालिक की तरफ देख रहे हो। ये सुनकर बालन कहता है तुम इस तरह सोचने में हक बजानब हो, लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ और मुझे एबलन के लिए एबलन के लोगों की जरूरत है। मैं शहर के बाहर पुराने सराय में इंतजार करूंगा। फौजी ताजर बेरोजगार हर किसी को वहां लेकर आओ जो एबलन के लिए मेरी तरफ से बात कर सके। वैसे तुम्हारी तलवारें अब भी सबसे बेहतरीन हैं। ये कहते साथ ही बालन मार्कोस के साथ चला जाता है। दूसरी जानब एक मकाम पर खड़ा चातलियोन मैला का इंतजार कर रहा होता है और कहता है एक खूबसूरत औरत के इंतजार का एहसास, मैंने बरसों से इसका तजर्बा नहीं किया। ये एहसास मुझे भूख का एहसास दिलाता है, मुझे एक सेब दो। ये कहते साथ ही वो सेब खाने लग जाता है। इसी लम्हे उर्फा अपने साथियों के साथ मैला को लेकर वहां पर आता है। उन्हें देखकर चातलियोन बाजू फैलाते हुए कहता है खूबसूरत कौंस, हमारी नजरें रास्ते में ही रह गई। मुझे लगता है कि इन वहशियों ने तुम्हारे साथ बदसलूकी करने की हिम्मत नहीं की होगी। तो उर्फा कहता है यह बर्बरियत तो तुम्हारे कामों में से एक है। तो चातलियोन उससे कहता है मैंने तुम्हें पहचान लिया है, रॉबर्ट मेरे बेहतरीन सिपाहियों में से एक था। यह कहते साथ ही वो उस लम्हे को याद करता है जब मैदान जंग में उर्फा ने रॉबर्ट को मौत के घाट उतार दिया था। और फिर इस ख्याल के बाद चातलियोन कहता है अगर तुम में हिम्मत है तो आओ मुझसे लड़ो। उर्फा उतरने ही लगता है तो मैला कहती है चातलियोन मैं अब जल्द अज जल्द कैरक किले वापस जाना चाहती हूँ। ये सुनकर चातलियोन उर्फा से कहता है तुम आज खुशकिस्मत हो, लेकिन अगली बार ना तो तुम्हारी और ना ही सलाहुद्दीन की खुशकिस्मती होगी। तो उर्फा कहता है अपनी गंदी जुबान से मेरे वजीर का नाम मत लो। ये कहते साथ ही उर्फा और बाकी सब पलट जाते हैं। और फिर चातलियोन मैला के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं आपको दिया गया वादा पूरा नहीं कर सका, लेकिन मैं अपनी सुरमाई एजाज की कसम खाता हूँ कि मैं एक दिन सलाहुद्दीन को तुम्हारे पास लाऊंगा। यह सुनकर मैला कहती है मैं अब थकी हुई हूँ और किले जाकर आराम करना चाहती हूँ। दूसरी जानब शाम में इस
इसफहानी सुल्तान के पास आकर कहते हैं, मेरे सुल्तान, सलाहुद्दीन ने यह खत काहिरा से भेजा है। खत पढ़ने के बाद सुल्तान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो खड़े होकर कहते हैं, सलाहुद्दीन मिस्र के काजियों का फैसला सुनकर मैला को जलावतनी की सजा दे चुका है। ये सुनकर मियोदोद कहता है, यानी कौन सा मैला हमारे हाथों में नहीं है। तो सुल्तान कहते हैं, जबकि कैरक किले की फतह के लिए वो औरत इतनी जरूरी थी, सलाहुद्दीन ये चीज कैसे कर सकता है। तो मियोदोद कहता है, उसने अदालत के फैसले पर रजामंदी दिखाई है। तो सुल्तान कहते हैं, वो एतराज करके जलावतनी की जगह यहाँ शाम में मुकर्रर कर सकता था। और फिर वजीर अमाद कहते हैं, वो कानून की पाबंदी करके उसे हमारी तरफ खींचना चाहता था मेरे सुल्तान। और फिर सुल्तान मियोदोद से कहते हैं, फौरन से पहले मिस्र जाओ और इस मामले की तह का पता लगाओ। तो मियोदोद कहता है, मेरे सुल्तान, जाने को तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन क्या यह सलाहुद्दीन की वजारत का साया बनाने के मुतरादिफ नहीं होगा। और फिर इसफहानी भी कहते हैं, अगर सलाहुद्दीन के तख्त पर फाइज होने के बाद फौरन मलक मियोदोद मिस्र चले जाते हैं तो वहां पर बदअमनी फैलाने वालों की हौसला अफजाई होगी। मेरे सुल्तान, ऐसा ना होने दे, वो अभी ना तजर्बाकार है। तो सुल्तान कहते हैं, मैंने उसे ये सोचकर वजीर बनने दिया कि उसने बतौर अमीर तजर्बा हासिल किया, लेकिन उसने क्या किया। मियोदोद, वजीर अमाद को अपने साथ ले जाओ, कैरक के रास्ते में जाओ, तुम काउंट्स को पकड़कर यहाँ लाओगे, इससे पहले कि वो सलीबियों की सरजमीन में दाखिल हों। ये सुनते साथ ही मियोदोद चला जाता है। दूसरी जानब काहिरा में सलाहुद्दीन अयूबी काजी फाजल से कहते हैं, मैंने अपने सुल्तान को खत भेजा है कि मैंने कौंट्स मैला को आजाद कर दिया है। यह सुनकर काजी फाजल पूछते हैं, आपके ख्याल में इस पर सुल्तान का क्या रद्द अमल होगा। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हमारे सुल्तान समझ जाएंगे। इसी लम्हे बोजोक आकर कहता है, मोहतरम वजीर साहब, हमें एबलन में अपने जासूसों की जानब से खबर मिली है। बालन बादशाह माल्य की जानब से चातलियों को दिए गए तख्त पर कब्जा करने के लिए सिपाहियों को जमा कर रहा है। यह सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी परेशान होते हुए कहते हैं, ऐसा अमल बालन के लिए तबाही का सबब होगा। और फिर काजी फाजल कहते हैं, चातलियों का एबलन का कौंत बनना। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लाडगाय और चातलियों इक्तदार चाहते हैं, वो एबलन को लेकर बालन को खत्म करना चाहते हैं। और फिर काजी फाजल पूछते हैं, वजीर हजरत, आप क्या सोच रहे हैं। तो वजीर सलाहुद्दीन साहब कहते हैं, जब तक हम कुदस फतह नहीं कर लेते, बालन के लिए एबलन का तख्त हासिल करना बेहतर है। इसी लम्हे करातेगन एक संदूक सोने का भरा हुआ लेकर वहां पर आता है और उसे सलाहुद्दीन अयूबी के सामने रखकर खोल देता है। और फिर खुश होते हुए कहता है, रेशमी कपड़ों में मलबूस गिद्दड़ जिनके मुहाफिजों को तुमने शिकस्त दी थी, ये उन्होंने भेजा है। तो काजी फाजल कहते हैं, यानी कि वो आखिर में अपने महसूलात अदा करने में राजी हो गए हैं। और फिर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, जो अपने कंधों पर सर रखना चाहते हैं, रियासत और अवाम के हकूक पर नजर नहीं डालेंगे। और फिर करातेगन कहता है, अगर कोई और हक वसूल करना है तो बताएं, मुझे ये काम बहुत पसंद है। तहसीलदारी सरदारी के काम से ज्यादा लुत्फ अंदोज है, कभी देना होता ही नहीं है, हमेशा लेना ही होता है। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, तो फिर तैयार हो जाओ करातेगन, मैं किसी और को जानता हूँ जो तहसीलदार का मोहताज है, हम दूसरे हिसाब किताब चुकता करते हैं। काजी फाजल। दूसरी जानब हम देखते हैं कि मिस्र के अमीर ताजर बैठे जबरदस्त खाना खा रहे होते हैं और एक ताजर कहता है, मिस्र के हकीकी मालिक इस दस्तरखान पर हैं। दरगाम, शहवार और मिस्र के तमाम वजीर इस हकीकत को जानते हैं और इसी के मुताबिक हुकूमत करते थे, लेकिन नए वजीर सलाहुद्दीन बदकिस्मती के साथ इससे नावाकिफ है। और फिर दूसरा ताजर कहता है, उसने जो महसूल लगाए हैं उनका क्या होगा, ये नाकाबिले कबूल है। तो पहले वाला कहता है, वो समझता है कि वो अमीरों से पैसे नहीं ले सकता, वो अपनी आमदन में इजाफे के पीछे है। तो दूसरा कहता है, वो अवाम की खिदमत की आड़ में हमारी दौलत भी ले सकता है, लेकिन यकीनन वजीर सलाहुद्दीन जान लेगा कि मिस्र में चीजें मुख्तलिफ तरीके से काम करती हैं। इसी लम्हे वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ उनके सरों पर आ पहुंचते हैं और उनके पास बैठते हुए पूछते हैं, तुम मुझे क्या सिखाओगे। तो तमाम ताजर एक दूसरे के मुंह की जानब देखने लग जाते हैं। दूसरी जानब चातलियों मैला को लेकर कैरक किले की जानब बढ़ रहा होता है और मैला को खामोश देखकर कहता है, मैं आपकी खामोशी को आपकी थकावट से मंसूब करता हूँ मेरी काउंट, लेकिन बिल्कुल भी परेशान न हूँ। कैरक करीब है। जबकि इस दौरान मियोदोद और वजीर अमाद के सिपाही घात लगाए बैठे होते हैं। मियोदोद कहता है, वो इस शैतान चातलियों के साथ है। तो बाईबोरा कहता है, क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं है जानम कुर्बान, जब हम अपने सुल्तान का सामना करेंगे कि तो एक हाथ में काउंट्स जबकि दूसरे हाथ में चातलियों होगा। अगले ही लम्हे मियोदोद हमला कहकर आगे बढ़ता है, जबकि उसके सिपाही सलीबियों पर तीर बरसा देते हैं। ये देखकर चातलियों बुलंद आवाज से कहता है, जंगी हालत में आओ और काउंट्स की हिफाजत करो। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतर जाता है और जंगी उन पर चढ़ दौड़ते हैं। वजीर अमाद और मियोदोद काफरों को जहन्नम वासिल करते ही चले जाते हैं। बाईबोरा भी जबरदस्त अंदाज में तलवार चला रहा होता है, जबकि इसी दौरान चातलियों भी जंगी सिपाहियों को शहीद करता ही चला जाता है। और नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।